हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज मैं लाया हूं आपके लिए वर्क पावर एनर्जी की रिवीजन नीट एक्सप्रेस सीरीज में। तो बेटा वर्क पावर एनर्जी जो बहुत जरूरी चैप्टर है और हमेशा नीट से उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही है और बाकी सारे चैप्टर्स में भी उसका भरपूर यूज होता है। तो आज हम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी से इस टॉपिक को समझेंगे। बेटा वर्क पावर एनर्जी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट जिसमें वर्क होगा, पावर होगी, एनर्जी होगी, और बेटा एक कॉन्सेप्ट होगा कोलिजन का। तो इन दोनों को हम अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। तो हमारा जो वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर है हम उसको 2 भागों में बांटेंगे। एक आपका होगा वर्क पावर एनर्जी जिसमें हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। ठीक है। और कोलिजन में बेटा हम लोग देखेंगे कौन सा कोलिजन देखेंगे। हम इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन को देखेंगे। और हम 2 डायमेंशन के जो क्वेश्चंस है कोलिजन के वो करेंगे 2D कोलिजन, जो कि नीट में बहुत पूछा जाता है, जिसमें सेम मास की बॉडीज का कोलिजन कराया जाता है। हेड ऑन कोलिजन नहीं होता, ऑब्लिक कोलिजन होता है और बॉडीज जो है अलग अलग रास्ते पे जाती है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। वर्क पावर एनर्जी वाले पहले पार्ट से शुरू करेंगे हम लोग। बेटा वर्क डन क्या होता है? देखो वर्क डन बेसिकली फिजिक्स में डिफाइन करते हैं जब हम किसी पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स लगाने के बाद उस पॉइंट, जिस पॉइंट पे लगा रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। अब बेटा फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है और फोर्स जो है कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो हमें बिना चिंता के फॉर्मूला यूज करना है वर्क डन इफ एफ एस एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा बेटा? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बेटा। तो एस वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमें ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, ठीक है। चलो अब बेटा मान लो फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है। वेरिएबल फोर्स अगर है तो हमें क्या करना है बेटा? वेरिएबल फोर्स अगर है तो फोर्स किस किस के टर्म्स में हो सकता है बेटा? फोर्स एक्स की टर्म्स में आ सकता है। ठीक है। फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स या आर की टर्म्स में आ सकता है फोर्स हमारा। तो यहाँ पे फोर्स हो सकता है आर की टर्म्स में। तो अगर ऐसे केस में आता है तो बेटा हमें वर्क डन लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर या फिर एफ डॉट डीएक्स। ठीक है, जो भी हमें दिया होगा बेटा। अगर फोर्स आता है टाइम की टर्म्स में, फोर्स अगर टाइम की टर्म्स में आता है तो हम फोर्स से एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालेंगे और हम वर्क एनर्जी थ्योरम का उपयोग करेंगे और अपना वर्क डन निकाल लेंगे बेटा। ठीक है। और अगर फोर्स वेलोसिटी की टर्म्स में आता है तो भी हम क्या करेंगे बेटा? हम वहां से वेलोसिटी का फंक्शन निकालेंगे। ठीक है। और वेलोसिटी को दोबारा से हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। वर्क पावर एनर्जी जो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको निकालेंगे। हम आगे क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस करेगी तब देखेगी इन चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। वर्क एनर्जी थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो इस चैप्टर की है वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? अब वो डिपेंड करता है कौन कौन से फोर्सेस हो सकता है बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है, हो सकता है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स हो सकता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो या कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। ठीक है। अगर इन चारों फोर्सेस, मान लो सिस्टम पे चारों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, स्यूडो भी एक्ट कर रहा है, हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है बेटा। अब सपोज करो किसी सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? और स्यूडो फोर्स भी नहीं है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, ये सब क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। और फिर हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये और ये वाला पार्ट तो कट गया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा? हमारा हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और बेटा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज यू आई माइनस यू एफ। हमें पता होगा बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होती है। ठीक है, तो बेटा हम ऐसे लिखेंगे और हम लोग
अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल को यही रखे और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल उधर ले गए और हम इधर रखा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको क्या बोलेंगे बेटा? टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसे बोलेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। तो बेटा क्या होगा कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है और टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है वो बराबर हो गई। मगर कब बराबर हो गई? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और जब स्यूडो फोर्स जो है वो भी नहीं है। कभी कभी बेटा ऐसा होता है इनमें से एक फोर्स प्रेजेंट होता है, जैसे कभी कभी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है बट उसका वर्क डन जीरो होता है, तो भी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी इसको लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स तो तभी आएगा जब हम किसी दूसरे फ्रेम में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। इन एब्सेंस ऑफ दीज फोर्सेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। It can change from one form to another form, but overall it is conserved in the system. ठीक है बेटा, आगे चलते देखो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। अब उसका जो बेटा रिलेशन क्या होता है बेटा? माइनस डेल यू बाय डेल आर। ठीक है, अब बेटा ये डेल है जो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, हमने कई बार इसको यूज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज करा है हमने। ठीक है, अब बेटा देखो जो वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे फोर्स को लिखना है तो बेटा मुझे लिखना पड़ेगा डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, माइनस का साइन ऑब्वियसली। ठीक है, और फिर लिखना पड़ेगा डेल यू बाय डेल वाई माइनस का साइन जे कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल जेड के कैप। बेटा जब भी फोर्स जीरो होता है कहीं पे, ठीक है, मान लो कहीं पे फोर्स जीरो है, अगर फोर्स जीरो है तो हम बोलते हैं पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम बेटा तीन तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक हो सकता है बेटा हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक हो सकता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा कांस्टेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब बेटा जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वहां पे मिनिमा आएगी तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट। आपने बेसिक मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा में पढ़ा है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अगर ग्रेटर देन जीरो होगा इसका मतलब वहां पे मिनिमा है, यानी वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, और अगर नेगेटिव है तो वहां पे कैसा इक्विलिब्रियम है बेटा? मैक्सिमा है, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर डबल डिफरेंशिएशन जीरो आ गया तो वहां पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का बेटा रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। कैसे आता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं बेटा हम लोग? हम लिखते हैं बेटा एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमारी एक होती है काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से आती है, उसे लिखते हैं हम हाफ mv²। ठीक है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है स्प्रिंग की। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है अब हमारी हाफ kx²। अब बेटा स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम mgh लिख देते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx² होती है, जिसमें k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, x होती है एलोंगेशन या कंप्रेशन। अगर स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर एलोंगेट हो या 2 सेंटीमीटर कंप्रेस हो, दोनों केसेस में सेम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी स्प्रिंग की, अगर स्प्रिंग सेम है। ठीक है बेटा, अब पावर क्या होती है बेटा? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसे हम बोलते हैं बेटा पावर। ठीक है, अब पावर हो गई हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क। एवरेज पावर क्या होती है बेटा? टोटल एवरेज हमेशा कभी भी लिखेगी तो हम क्या लिखेंगे? टोटल अपॉन टोटल, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एवरेज पावर। अब टोटल वर्क डन हमें पता है बेटा, हम क्या लिखते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब बेटा अगर हमें इंस्टेंटेनियस बनाना है तो इसको हमें इंस्टेंटेनियस बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा? टोटल वर्क डन हम W की जगह dw/dt लिख देंगे और इसको हम dk/dt भी लिख सकते हैं बेटा। dk/dt को सिंप्लीफाई करके हम F वेक्टर डॉट V वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। चलो आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा कभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं वर्क पावर एनर्जी में, कई बार उनको सिंप्लीफाइड क्वेश्चन नहीं होते, उनको सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स कर दिया जाता है। अब बेटा मान लेते हैं सर्कुलर मोशन के साथ मिक्स कर देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें पता होना चाहिए ये बात कि कभी भी किसी पार्टिकल को अगर हमें सर्कुलर मोशन में कंप्लीट सर्कल कराना है तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए बेटा? हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए √5gl से बड़ी या बराबर। ठीक है बेटा, अगर मान लो इसकी जगह पे, ये तो स्ट्रिंग है, अगर इसकी जगह पे कोई मासलेस रॉड हो,
ठीक है, मान लो मासलेस रॉड लगा दी, तो ये आंसर कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, ये क्या हो जाता है बेटा हमारा √4GL। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बेटा कभी कभी क्या होता है कि हमें ट्रैक दे देते हैं, जैसा मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा अभी। ठीक है, और ये ट्रैक में हम बोलते हैं कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो कंप्लीट कर ले। तो बेटा यहाँ पे भी √5GR वाला ही कॉन्सेप्ट हमारे पास लगेगा। ठीक है, जो काम यहाँ पे रस्सी यानी स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, वही काम यहाँ पे नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम अगर हम √5GL से कम वेलोसिटी देंगे तो कहीं ना कहीं इधर कहीं आके हमारी जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, डिपेंड करता है कितनी कम दे रहे हैं बेटा। ठीक है, उसी हिसाब से हमें एंगल पता लगेगा, मगर ये बात पक्की है कि कहीं ना कहीं आके टेंशन जीरो हो जाएगी और पार्टिकल अपना रास्ता छोड़ देगा। बट यहाँ पे टेंशन ही यहाँ नॉर्मल है, तो बेटा पार्टिकल को अगर हम √5GR से कम की वेलोसिटी देंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल जो है वो जीरो हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में, और जैसे ही नॉर्मल जीरो हुआ पार्टिकल अपना रास्ता जो है उसे छोड़ देगा, और रास्ता छोड़ देगा तो सर्कुलर ट्रैक पे नहीं चलेगा, और वो कैसा चलेगा बेटा, वो फिर पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। मान लो यहाँ पे आके नॉर्मल जीरो हो गया और ऐसे वो अपना रास्ता छोड़ देगा और सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा बेटा, पैराबोलिक पाथ वो करेगा। ठीक है, हमें इन तीनों कंडीशंस को ध्यान रखना बेटा। आगे चलते बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट। ओके, पार्टिकल पहले कौन से पॉइंट पे बेटा, -2i कैप +5j कैप, ये हो गया R1 वेक्टर, और इससे ये पार्टिकल जा रहा है बेटा 4j कैप +3k कैप। ठीक है बेटा, जाने देते हैं इसे। अब ये पार्टिकल जो है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 4i कैप +3j कैप न्यूटन इज अप्लाइड, इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, फोर्स भी लिख देते हैं, कितना लग रहा है, 4i कैप +3j कैप, ये इस पार्टिकल पे फोर्स है। हाउ मच वर्क हैज बीन डन बाय द फोर्स, बेटा अब हमें वर्क डन निकालना है। हमें पता है बेटा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो वर्क डन का हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, F वेक्टर.S वेक्टर। अब हमें एक चीज को ध्यान रखना है, जो S है ये क्या है बेटा, जो S है हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर से, तो हम लिखेंगे बेटा R2 वेक्टर -R1 वेक्टर। तो R2 वेक्टर कितना है बेटा, 4j कैप +3k कैप माइनस ऑफ -2i कैप +5j कैप। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 4j कैप +3k कैप माइनस माइनस +2i कैप -5j कैप। तो बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, सिंप्लीफाई करके इसको हम j कैप लिख देते हैं क्लियरली, -5j कैप। तो हमारे पास आएगा बेटा j कैप और ये 2i कैप आ गया। ठीक है, -j कैप आ गया +3k कैप आ गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों चीजों को लिखते हैं हम लोग। F वेक्टर क्या दिया है, 4i कैप +3j कैप। ठीक है, ये हमारा F वेक्टर दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है हमें बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया है, जो हमने निकाला है, दिया नहीं था इनडायरेक्टली, 2i कैप -j कैप +3k कैप। ठीक है, ये हमें क्या दिया है बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें वर्क डन निकालना है बेटा। वर्क डन क्या होता है, F वेक्टर.S वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, i का i के साथ 4 × 2, ठीक है, इसका 3 × -1 प्लस कर देते हैं बेटा, 8 - 3 तो आ जाएगा बेटा 5 जूल। देखते हैं ऑप्शन में 5 जूल दिया है, यस बेटा 5 जूल हमें दिया है, यही हमारा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते बेटा। When a body moves with a constant speed along a circle, okay बेटा जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से, नो वर्क इज डन ऑन इट, ओके, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन इट। बेटा एक्सेलरेशन तो होता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, तो ये तो हम नहीं करेंगे। इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती बेटा, स्पीड कांस्टेंट है ना, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है उसकी, हर पॉइंट पे हमारी डायरेक्शन क्या होती रहेगी बेटा, चेंज होती रहेगी। देखो बेटा हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या है,
टेंजेंशियल है, स्पीड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम ये थोड़ा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये भी क्या होगा हमारा बेटा, गलत होगा, सही नहीं होगा ये। नो फोर्स एक्ट ऑन, बिल्कुल गलत बात है बेटा। फोर्स एक्ट करता है, कौन सा फोर्स एक्ट करता है बेटा, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। और बेटा वर्क डन तो नहीं होगा, ठीक है, वर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो बेटा क्या होगा वर्क डन का, वर्क डन जीरो। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इसे। चलो आगे चलते हैं बेटा। ए पार्टिकल ऑफ मास m 5m rest suddenly breaks on its own into 3 fragments। ठीक है बेटा, 5m का मास है, ये 5m का मास है, ठीक है। बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, ये रुका हुआ है, मतलब स्टेशनरी पड़ा हुआ है। अब ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मास m ईच मूव अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक बेटा मास m का है, इसका एक हिस्सा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है स्पीड v से, ये गया स्पीड v से, ये भी किससे गया बेटा, स्पीड v से। ठीक है, अब बेटा ये बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, ठीक है। अब एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये बोल रहा है कि कितनी एनर्जी निकली। बेटा जो एक्सप्लोजन होता है वो इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्सप्लोजन इज एन इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। एक्सप्लोजन जो हुआ है वो क्या हुआ है बेटा, अपने आप हुआ है, इंटरनल प्रोसेस है। और जब भी कोई इंटरनल प्रोसेस होता है तो मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। क्यों बेटा, क्योंकि वर्क डन वर्क डन नहीं, फोर्स हमारा क्या होता है बेटा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ये एक्सटर्नल है। अगर इसको हम जीरो पुट कर दे तो बेटा डेल्टा पी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये हमें चीज को ध्यान रखना है। अब हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं बेटा। देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था पूरे सिस्टम का, तो बेटा पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा हमारे सिस्टम का, देखो हमें नहीं पता तीसरे वाला किस तरफ जा रहा है, बट तीसरे वाला मान लो किसी डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व है तो किसी डायरेक्शन में वी वेक्टर में जा रहा है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता वो डायरेक्शन क्या है, हम निकालेंगे ये एम है, ये एम है, और इसी का टुकड़ा है ये, तो बेटा मास तो सेम रहेगा, ठीक है, 3m रहेगा, मतलब कंजर्व रहेगा टोटल मास। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल मोमेंटम हम लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दिस डायरेक्शन एज x एंड दिस एज y, ठीक है। हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3m v वेक्टर, ठीक है। और ये इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो हमने क्या लिखा बेटा कि एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप प्लस 3m v वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसको, v वेक्टर को हम लिख देते हैं, m से m काट देते हैं, तो v बाय 3 आई कैप माइनस में माइनस v बाय 3 जे कैप, ठीक है। अब बेटा अगर हम इसको अच्छे से लिखे कि हमें तो स्पीड निकालनी है, कि हम काइनेटिक एनर्जी तभी निकाल पाएंगे, तो हमने स्पीड लिखी बेटा, इसका मॉड लिया तो ये आ जाएगा v बाय 3 का स्क्वायर प्लस v बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा √2v/3, ठीक है। तीसरे फ्रेगमेंट की हमारे पास स्पीड भी आ गई। अब हमें बोल रहा है कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो एनर्जी रिलीज बेटा फाइनल एनर्जी ही एनर्जी रिलीज होगी, तो फर्स्ट एक की एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर एक फ्रेगमेंट की, दूसरे फ्रेगमेंट की क्या हो जाएगी बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, तीसरे फ्रेगमेंट की एनर्जी होगी उसका मास क्या है बेटा तीसरे फ्रेगमेंट का 3m, और उसकी स्पीड कितनी है बेटा तीसरे फ्रेगमेंट की, √2v/3 का होल स्क्वायर। ये हमारी तीसरे फ्रेगमेंट की भी एनर्जी आ जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगी 3m इंटू 2v²/9/2। तो ये कटा बेटा, ये भी कटा, हो जाएगा mv²/3। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल एनर्जी रिलीज हो जाएगी mv² प्लस mv हाफ mv² प्लस हाफ mv² और mv² प्लस mv²
plus mv square by 3, this will be 4 by 3 mv square। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी नेट एनर्जी रिलीज्ड। क्या आ गई बेटा, ये एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस। टोटल एनर्जी एक्सप्लोजन में इतनी रिलीज होगी, तो हम लोग बेटा आंसर लगा देते 4 by 3 mv square। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m1 is moving with velocity v1 and another particle of m2 mass m2 is moving with velocity v2. Both of them has same momentum but their different kinetic energies are e1 and e2 respectively. Okay, तो हमें जो चीज बोली है बेटा पहले उसको लिख लेते हैं। क्या बोला है हमें, सेम मोमेंटम है, सेम मोमेंटम। ठीक है, अब सेम मोमेंटम बोला है तो बेटा हम बोलेंगे सेम p है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा हमारी, p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अब if momentum is same we can say that in case of same momentum kinetic energy is inversely proportional to mass। ठीक है, हम क्या बोलेंगे बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। तो बेटा जिसका मास ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, तो मास m1 का ज्यादा है m2 से, तो काइनेटिक एनर्जी 1 की कम होगी 2 से। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे E लिखा है काइनेटिक एनर्जी को, तो हम E मान लेंगे बेटा। क्लियर है बेटा, आगे चले। ठीक है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम विल बी। बेटा ऐसे क्वेश्चंस ना नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, अगर इसमें इतना चेंज होगा तो उसमें कितना चेंज होगा, इस तरीके से रिलेशन वाले क्वेश्चंस हर टॉपिक में बनते हैं। ठीक है, और ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 300%, मान लो काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की 300% जो है वो इंक्रीज करती गई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी के थी तो नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो ध्यान से समझना बेटा। एक ना यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, यहाँ पे बाय लिखा है, यहाँ पे टू भी आ सकता है, या तो बाय बाय मतलब इतने अमाउंट से बढ़ा दी गई। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन था टू, तो मैंने बोला मेरे माई एनर्जी हैज बीन इंक्रीज बाय 300%। तो बेटा मेरी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पुराने वाली प्लस पुराने वाली की 300%। ठीक है, और अगर लिखा कि टू 300%, तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी पुराने वाले की 300%। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी बाय शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, बाय शब्द लिखा है, तो के ये हो जाएगा के प्लस 300% ऑफ के, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3k प्लस 4k। ठीक है, अब हमें मोमेंटम पूछ रहा है कि मोमेंटम में कितना चेंज है। मान लो इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंटम था p और इसमें मोमेंटम हो गया लेट्स से p1। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कितने परसेंट का चेंज हुआ। देखते हैं बेटा, हमें पता है k क्या होता है बेटा, p स्क्वायर बाय 2m। तो p क्या होगा हमारा 2m के रूट में, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब p1 क्या होगा बेटा, दिस इज लेट मी कॉल दिस एज k1। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, p1 इज रूट 2m k1 एंड k1 इज नथिंग बट ये हो जाएगा हमारा 4k, 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ 2m k। अब मुझे क्या बताना है बेटा, मुझे बताना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। क्या बताना है बेटा, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100, मुझे ये बताना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले इनिशियल मोमेंटम नीचे लिखेंगे रूट 2m के, चेंज लिखेंगे बेटा 2 रूट 2m के माइनस रूट 2m के, 2 रूट 2m के माइनस रूट 2m के इंटू 100। ठीक है, अब बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर आएगा रूट 2m के, नीचे भी क्या आएगा बेटा रूट 2m के, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास 100%। ये हमारा आंसर है, तो 100% चेंज होगा बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, आगे चलते बेटा, चलो देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हैविंग काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है बेटा, एक पार्टिकल को हमने फेंका 45 डिग्री के एंगल पे और u स्पीड से, और इसकी काइनेटिक एनर्जी k है। तो लेट अस एज्यूम मास ऑफ पार्टिकल इज m, तो हम लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ये क्या बोल रहा है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल की तरह जाएगा,
द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब बेटा हाईएस्ट पॉइंट प्रोजेक्टाइल में हमें पता है बेटा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल पे क्या होता है बेटा, स्पीड कांस्टेंट होती है और खाली एक्स डायरेक्शन में होती है u cos 45। तो कितनी हो जाएगी बेटा, u बाय रूट 2। ठीक है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूंगा बेटा मैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ m u बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये कितनी आ जाएगी, 1/2 m u स्क्वायर बाय 2। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा k बाय 2, पुराने वाली डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हो जाएगा बेटा k बाय 2। चले आगे, चलो बेटा आगे चलते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी दी है। टू बॉडीज ऑफ मास m एंड 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का हमें रेशियो बताना है। तो p को क्या लिखते हैं बेटा हम, 2mk। ठीक है, अगर मैं बोलूं बेटा k सेम है तो हम बोल सकते हैं बेटा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m। इसमें बस कंडीशन क्या है बेटा, इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम, तभी तो हम लिख सकेंगे बेटा प्रोपोर्शनलिटी। तो p1 बाय p2 इज इक्वल टू रूट ऑफ m1 बाय m2। ठीक है, अब बेटा हम क्या लिखेंगे, m1 कितना है, m बाय 4m। तो हो जाएगा बेटा रूट ऑफ 1 बाय 4, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा 1 बाय 2। आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेटा आते हैं हम लोग, वेरिएबल फोर्स आया हमारे पास। ठीक है, ए फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन y डायरेक्शन। ये फोर्स है बेटा। ठीक है, वेरिएबल है, y के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये किस तरफ लग रहा है, y डायरेक्शन में लग रहा है। वेयर F इज इन न्यूटन एंड y इज इन मीटर। ओके, वर्क डन बाय दिस फोर्स टू मूव पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मीटर इज। ठीक है, देखते हैं बेटा वर्क डन। बेटा वेरिएबल फोर्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन F डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉर्मल y डायरेक्शन में, तो बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी वाई। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इंटीग्रेशन 20 प्लस 10y और ये हो जाएगा हमारे पास dy। ठीक है बेटा, अब देखते हैं, इसको लिखेंगे 20y dy इंटीग्रेशन प्लस 10y dy इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, 20y 0 टू 1 प्लस 10y स्क्वायर बाय 2 0 टू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, ये 20 यहाँ पे बनाएगा 1 माइनस 0 प्लस 10 1 बाय 2 माइनस 0 बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे बेटा, 20 प्लस 5, तो आंसर आएगा 25 जूल। ये हमारा आंसर है बेटा। तो 25 जूल जो होगा हमारा वर्क डन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब बेटा एक चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि फोर्सेस जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग मेनली। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं बेटा जिनका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जैसे ग्रेविटी हो गई, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट है। कभी कभी हमें वेरिएबल फॉर्म में फोर्सेस दिए होते हैं और हमारे से पूछा जाता है कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। अब हम कैसे बताएंगे, तो हमें बेटा वेरिएबल फोर्स का वर्क डन जैसे हम निकालते हैं वैसे निकालते हुए प्रोसीड करेंगे। अगर वो क्वेश्चन हमारा बिना पाथ की इक्वेशन के सॉल्व हो जाता है, बिना पाथ की इक्वेशन बताए हुए वो सॉल्व हो जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव है। बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन आएगा और अलग अलग पाथ पे अलग अलग वर्क डन आएगा, तो हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव है। तो बिना पाथ की इक्वेशन के वर्क डन अगर हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, देखो बेटा अब जैसे एक फोर्स है, इसको देखते हैं। ये फोर्स दिया है F वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप। ठीक है, F वेक्टर दिया है, F वेक्टर इज इक्वल टू वाई आई कैप। अब बेटा इसका वर्क डन हम क्या लिखेंगे, वर्क डन लिखेंगे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी आर वेक्टर। अब डी आर को क्या लिखते हैं हम लोग, डी आर वेक्टर हो जाएगा हमारा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप।
ठीक है। अब बेटा हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये y i कैप है, इसके साथ dx हो जाएगा तो y dx हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे ना दो वेरिएबल हो गए, y हो गया dx हो गया, तो हम इसका इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते, तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक कि हमें y ना मिल जाए x की टर्म्स में। अगर हमें y x की टर्म्स में मिलेगा तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, वरना इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब बेटा y, तो इसका मतलब अगर y इक्वल टू एक्स है तो वर्क डन कुछ और होगा, और अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो वर्क डन कुछ और होगा। अगर ये दिया है तो बेटा वर्क डन क्या हो जाएगा, y की जगह x रख देंगे, x dx, और अगर ये दिया है बेटा तो हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर dx। और प्रॉपर जो भी हमें आगे चीज दी होगी, जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो दोनों पाथ पे वर्क डन जो आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, और बिना इक्वेशन, पाथ की इक्वेशन के तो हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब ये रिजल्ट पे निकले कि ये जो हमारा वर्क डन है वो कैसा वर्क डन है, वो हमारा जो फोर्स है वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है। जो वर्क डन जो है हमारा वो पाथ डिपेंडेंट है, तो फोर्स जो हुआ नॉन कंजर्वेटिव हुआ। ठीक है। चलिए आगे बेटा देखो, एक ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं। फोर्स F ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्टेंस d एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। हमें बताना है वर्क डन बेटा। तो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है। ठीक है बेटा। तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है बेटा, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो बेटा इस ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे बेसिकली। तो अगर हम ये वाला एरिया निकाले, ठीक है, और ये वाला एरिया निकाले और दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा वही क्या आ जाएगा बेटा, वर्क डन आ जाएगा। अच्छा ये एरिया तो जीरो ही है, फोर्स ही जीरो है यहां से यहां तक। ठीक है। तो बेटा इस वाले का क्या एरिया होगा, हम बोलेंगे एक रेक्टेंगल बन रहा है बेटा, 2 इसका और 7 माइनस 3 4 इसका, तो क्या हो जाएगा बेटा 12, सॉरी 8 जूल। अब बेटा ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका क्या होगा, 5, और इसका क्या होगा बेटा 2, तो हाफ 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 जूल। बेटा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, 8 प्लस 5 विल बी टोटल वर्क डन। ठीक है। 13 जूल जो है हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे। अब बेटा a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in meter in it given by relation s is equal to 1 by 3 t square। ठीक है बेटा। तो ये बोल रहा है कि एक s और t का रिलेशन दिया, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकंड, वर्क डन बाय द फोर्स बताना है। ठीक है बेटा। एक चीज देखते हैं, अगर हमें वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, s और t का रिलेशन है, ठीक है, तो हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं बेटा, v निकालते हैं इधर से। तो v क्या हो जाएगा बेटा, ds बाई डी टी जाएगा 2t/3। ठीक है। हमें मास पता है क्या बेटा, मास पता है 3 kg मास दिया हुआ है। तो अब हमें वर्क डन बताना है, कितनी देर में बताना है बेटा, हमें वर्क डन बताना है 2 सेकंड में। तो अगर हम वेलोसिटी बताए 0 पे तो क्या आएगी बेटा 0, और वेलोसिटी 2 सेकंड पे कितनी आएगी बेटा, तो आ जाएगी 4/3 मीटर्स पर सेकंड। अब हमें पता है बेटा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल का है बेटा हाफ m, सीधे पुट कर देते हैं बेटा 3 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी होगी 0। ठीक है, ये हो जाएगी 0, तो हम बोलेंगे 3/2 इंटू 16/9, 3 ठीक है बेटा 2 8, तो आंसर आ जाएगा 8/3 जूल। क्या आंसर आएगा बेटा हमारा, 8/3 जूल हमारा आंसर है। क्या हम इसे किसी और तरीके से कर सकते थे, आप लोग ट्राई करना बेटा, फोर्स निकाल के और डिस्प्लेसमेंट अलग से निकाल के हम लोग ट्राई करते, देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी दी है बेटा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग, a/r² माइनस b/r। ये हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, r इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड। अब कह रहा है फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यार स्टेबल इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस निकालना है। ओके देखते हैं बेटा। तो
हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यानी माइनस डी यू बाई डी आर क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यू को ए आर पावर माइनस टू माइनस बी आर पावर माइनस वन, डी यू बाई डी आर निकालते हैं बेटा, है ना। क्या आएगा, ए डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एन एक्स एन माइनस वन, तो हमारा हो जाएगा माइनस टू आर माइनस टू माइनस वन माइनस माइनस वन बी आर माइनस वन, ठीक है बेटा। इसको लिखिए माइनस टू ए आर थ्री माइनस में प्लस बी आर पावर माइनस टू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बेटा, टू ए माइनस बाय आर क्यूब प्लस बी बाय आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम इसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो टू ए बाय आर क्यूब हो जाएगा बेटा बी बाय आर स्क्वायर, तो ये कट गया, आर बचा, तो हमारे पास आर आ जाएगा बेटा टू ए बाय बी, ठीक है। ये क्या आया है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास आ गई है पोजीशन आई है बेटा, किसकी आई है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अच्छा, ये पोजीशन जो है ये स्टेबल है या नहीं है, अगर ये पोजीशन हमसे पूछे कि स्टेबल है कि नहीं, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन है या नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है बेटा। तो ये स्टेबल होगी तो हमें चेक करना है, डबल डिफरेंशिएशन का टेस्ट करना है, ठीक है, और हमें देखना है करके कि अगर हमारा डी टी यू बाय डी आर स्क्वायर क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन जीरो आ गया, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और हम करके देखेंगे तो बेटा आएगा इसमें, ठीक है, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं ऐसे, u जो दिया है 2x पावर 4 माइनस 27x दिया है, बोल रहा है फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एट पॉइंट x इक्वल टू 3/2। अच्छा, हमें पता लग गया कि भाई इस पॉइंट पे उसने खुद ही दिया है कि x इक्वल टू 3/2 जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट कैसी है, न्यूट्रल है, अनस्टेबल है, स्टेबल है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो बेटा, हमने क्या किया, पहले माइनस डी यू बाय डी एक्स निकाला, ठीक है, तो जाएगा बेटा 8x माइनस 27, ठीक है। बेटा 8x माइनस 27, सॉरी 8x क्यूब माइनस 27, अब हमने यहाँ पे माइनस भी लगा दिया बेटा, है ना, इसको जीरो पुट कर दिया, तो 8x क्यूब इज इक्वल टू 27, और x क्यूब क्या आ जाएगा बेटा 27/8, तो हमारे पास x आ जाएगा बेटा 3/2, ठीक है, यहां से हमारे पास x आ गया 3/2। अब ये तो बात सही है, इसी पे इक्विलिब्रियम तो है, अब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें इसका डबल डिफरेंशिएशन, डी यू बाई डी एक्स क्या था हमारे पास 8 एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है। अब हमें डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, हमें डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट करना है या डी डी टी करना है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 24x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर 24x स्क्वायर आया, हम इसमें x की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, 24 इंटू 3/2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 9/4, ठीक है, तो 54 आ जाएगा बेटा, और जो कि ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कैसा इक्विलिब्रियम होगा बेटा, जब भी डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करके वो पॉजिटिव आ जाए, तो वहां पे क्या होता है बेटा, मिनिमा होता है, और वहां पे अगर मिनिमा है तो वो कैसा क्या बनेगा बेटा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है बेटा। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है हमें, आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। बेटा देखो, एक वीटी ग्राफ दिया है ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, और हमें बोला है कि सारे फोर्सेस का वर्क डन बताओ, इस पार्टिकल पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उसका वर्क डन बताओ। तो हमारे मन में आता है कि यार फोर्स तो पता नहीं है, तो हम वर्क डन कैसे निकाले, पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वीटी ग्राफ के एरिया से, है ना, और डिस्प्लेसमेंट निकाल के हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, और हमारे पास आ जाएगा वर्क डन। तो बेटा एक दूसरा तरीका है करने का, है ना, जो आसान है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा 10 है, और यहाँ पे क्या है बेटा 0 है, तो अगर मैं वर्क डन लिखूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा 0, और इनिशियल क्या है हाफ,
मास कितना है बेटा 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है, टेंशन ही लेनी बेटा, -100 जूल, आंसर खत्म, खल्लास। चलो बेटा आगे चलते हैं हम लोग। देखो चेन ऑन टेबल की प्रॉब्लम्स आती है कई बार, तो हमारे को क्या बोला बेटा, एक चेन है जो 3l/4 या 3/4 ऊपर बड़ी है और l/4 लटकी है, ठीक है। हमें क्या बोलना है बेटा, हमें बोला है कि इस वाले पार्ट को स्लोली ले जाके ऊपर हमें रखना है, ठीक है, और इसमें हमारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा, ठीक है। देखते हैं बेटा, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये कब होता है बेटा, जब हम ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा क्यों होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अब मान रहे स्यूडो नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, स्लोली लेके जा रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, इसको लिखते हैं यूआई माइनस यूएफ, हो जाएगा यूएफ माइनस यूआई। तो अब देखो बेटा, जब हम इसको मान लेते हैं रेफरेंस पोजीशन, पहले मानते हैं, देखो हम मानते हैं कि जो टेबल है पोटेंशियल एनर्जी की लिखने के लिए किसी भी पोजीशन को एक रेफरेंस पोजीशन माना जा सकता है, ठीक है, ये रेफरेंस पोजीशन है, यहाँ पे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ठीक है। अब बेटा जब हम इसको टेबल पे रख देंगे, चैन को टेबल के ऊपर रख देंगे, तो सारी की सारी चैन टेबल पे आ गई और टेबल का लेवल हमने क्या माना है, जीरो माना है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी इसकी जीरो, क्योंकि अब पूरी चैन किस पे आ गई है बेटा, टेबल के ऊपर आ गई है। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है बेटा, ये एक्सटेंडेड है, एलोंगेटेड ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका बेटा सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखो इसका मास कितना होगा, एम चैन का मास है एल, सॉरी एल लेंथ की चैन का मास है एम, ठीक है बेटा, यूनिट लेंथ की चैन का मास है m बाय एल, तो l/4 लेंथ की चैन का मास होगा l/4, ठीक है, तो हो जाएगा m/4, ठीक, m/4 हो जाएगा हमारा इसका मास। तो बेटा इसका जो मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, अगर ये l/4 है तो ये कितना हुआ बेटा l/8। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चैन इनिशियल क्या लिखूंगा बेटा मैं, इनिशियल, इस हिस्से की तो जीरो क्योंकि रेफरेंस लेवल पे है, ये फायदा हुआ ना टेबल को रेफरेंस लेवल मानने का, क्योंकि जो रेफरेंस लेवल पे चैन पड़ी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या कर दी जीरो, कैलकुलेशन में नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा क्या लिखूंगा, माइनस का साइन, क्योंकि रेफरेंस लेवल से नीचे है इसका सेंटर ऑफ मास, इसका मास m/4 जी, और लेंथ कितनी है बेटा, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है l/8, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस mg l/32। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ गई हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी, जीरो माइनस ऑफ माइनस mg l/32, तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा mg l/32 हमारा आंसर है, mg l/32 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा। तो ये इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा चैन को स्लोली ऊपर रखने के लिए, ठीक है। चलो बेटा आगे चलते हैं। देखो बढ़िया सवाल है, एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूअसली थ्रू ए होस, वाटर लीव्स द होस विद ए वेलोसिटी v एंड m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर जेट, ओके। बेटा पहले तो m क्या दिया है, m होता मास है, बट इसने मास नहीं दिया, m इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ये दिया है। तो ऐसा लिख दे बेटा, जो m है वो हमें दिया है m/l, मान लो मास है m, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है आगे, व्हाट इज द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू द वाटर, ओके। देखो बेटा हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को लिख लेते हैं हाफ mv², ठीक है बेटा, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। हमें ये थोड़ा बताना है, हमें तो डी k/dt बताना है, जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट करी जा रही है, ठीक है। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, 1/2 कैपिटल m को लिख देते हैं स्मॉल m इंटू l इंटू v²। अब बेटा इसका d/dt, m v²/2 को बाहर ले लेते हैं, dl/dt कर देते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा v बेसिकली, तो m v²/2 इंटू v, और ये क्या हो गया बेटा mv³
बाय 3, तो हमारा आंसर आ गया mv³/3। ध्यान रखना बेटा यहाँ पे m जो है मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, चले आगे बेटा। देखो बेटा, a body initially at rest and sliding along a frictionless surface, okay, frictionless track from a height h just completes a vertical circle of diameter ab is equal to d। तो ये कह रहा है एक वर्टिकल सर्कल इसने कंप्लीट किया, ठीक है, और ये डायमीटर इसका क्या है बेटा, ए बी, ये डायमीटर डी दिया हुआ है हमें, ठीक है, ए बी हमें दिया हुआ है डी के बराबर। तो बेटा रेडियस क्या होगी बेटा, d/2 होगी, सही है, ये हमारी रेडियस है। अब देखो, अब बोल रहा है हाइट कितनी है। देखो बेटा यहाँ पे जब ये जा रहा है, ठीक है, तो जो नॉर्मल लगेगा वो क्या लगेगा बेटा, ऑलवेज परपेंडिकुलर लगेगा। यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इधर नॉर्मल इधर लगा, ठीक है, इधर भी परपेंडिकुलर लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, तो नॉर्मल एक्सटर्नल तो है बट उसका वर्क डन नहीं है, और कोई कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बोला सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट से जस्ट कंप्लीट से वर्टिकल सर्कल, यानी बिल्कुल लिमिटिंग वेलोसिटी होगी, यानी नीचे जब ये ए पे होगा तो ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, ये बात पक्की है, ए पॉइंट पे वेलोसिटी होगी √5g_r। ठीक है, आपको बताया था मैंने सब बच्चों को, 5g इंटू d/2 इतनी वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन कर देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट कंजर्विंग, अप्लाइंग COME, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड ए। तो बेटा इनिशियल एनर्जी क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ठीक है, mgh है इनिशियली, क्योंकि रेस्ट पे था, बस हमने उसको लीव किया है, ठीक है, कोई काइनेटिक है ही नहीं। फाइनली बेटा क्या होगा, जब हमने इसको रेफरेंस लेवल बोला तो इस पॉइंट पे जो उसकी एनर्जी होगी वो काइनेटिक होगी, क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है, तो हमने लिखा हाफ mu², हाफ mu कितना है बेटा, u है हमारा √5g d/2, m से m कटा, ठीक है, h क्या होगा बेटा हमारे पास, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5g d/2 इंटू 2 इंटू जी भी आ गया, g से g कटा बेटा, आंसर आ गया 5d/4। देखते हैं ऑप्शंस में है क्या, 5d/4 देखते हैं, 5d/4 है बेटा, हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है बेटा, ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करते चलते हैं, डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है, द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम सीलिंग हैज ए फोर्स कांस्टेंट k, द मास इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेस्ड। इनिशियली स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेस्ड नहीं है, ओके बेटा, ठीक है, the mass is released from rest with spring initially unstressed, the maximum extension produced in the length of the spring। बेटा अब क्या होगा, स्प्रिंग नीचे जाएगी जाएगी जाएगी, जाते 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 और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जब स्प्रिंग, देखो बेटा इस पे स्प्रिंग नीचे क्यों जा रही है, mg लग रहा है, ठीक है, ऊपर k इंटू 0 लग रहा है, ठीक है, तो स्प्रिंग पे mg ज्यादा है तो एक्सेलरेशन होगा, नीचे जाएगी खींचेगी। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जहां पे ये kx और mg क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएंगे, मगर इस इंस्टेंट पे अभी भी उसके पास क्या होगी, वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो kx और mg के बैलेंस होने की वजह से वो आगे जाती रहेगी। ठीक है, उसके कुछ देर बाद, जस्ट कुछ मतलब कुछ क्षणों के बाद, जो ये इस पे जो kx लग रहा है वो बड़ा हो जाएगा mg से, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और वेलोसिटी जो है उसकी वो इस डायरेक्शन में होगी बट कम होती रहेगी, डिसेलरेशन की वजह से वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, बट वो रुकेगा नहीं, तो जहां पे जाके वो रुकेगा, जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, 0 हो गई, वही क्या होगी हमारी मैक्सिमम एलोंगेशन होगी।
ठीक है बेटा, जहां पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, उसकी वेलोसिटी बिल्कुल खत्म होगी, वही क्या है हमारी मैक्सिमम एलोंगेशन है। ठीक है, अब इसको कई तरीकों से करा जा सकता है बेटा। देखो हमने क्या बोला बेटा, स्प्रिंग ऐसी थी इनिशियली अनस्ट्रेस्ड, अब वो फाइनली कितनी होगी बेटा, कुछ एलोंगेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है, तो मान लो एक्स मैक्स नीचे आ गई। तो इसने क्या लूज करा है बेटा, इसने पोटेंशियल एनर्जी लूज करी है। फिर इसने क्या गेन किया है बेटा, इसने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है। तो बेटा जो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं बेटा, वो आप लोग ट्राई करना, मैं इससे बता रहा हूं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस हुआ है बेटा, एम जी इंटू एक्स मैक्स। ठीक है, नीचे चली गई इतनी। अब गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर, ये हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा। एक्स मैक्स ने एक्स मैक्स को उड़ा दिया। ठीक है, एक्स मैक्स आ जाएगा हमारे पास 2 mg/k। दिस इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है बेटा, तो ये हमारी मैक्सिमम एलोंगेशन है, तो आंसर होगा 2 mg/k। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह यूज होता है, एसएचएम में भी यूज होता है। वर्टिकल स्प्रिंग विद फोर्स कांस्टेंट k is fixed on a table. Okay, a ball of mass m at a height h, vertical spring with force constant is fixed on a table. Okay, ये इसको पहले ऐसे कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये वर्टिकल स्प्रिंग है, इसको हमने टेबल पे फिक्स कर दिया। A block of mass m at a height h above the free upper end। ठीक है, यहां से h हाइट पे है। ठीक है, falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance t। बेटा देखो, ये ऐसे गिरा, यहां पे बेटा स्प्रिंग इज कंप्रेस बाय डिस्टेंस टी, सो दैट स्प्रिंग जो है बेटा कंप्रेस हो पाई, कितनी, डी हो पाई। तो ये बोल रहा है बेटा कि वर्क डन इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है बेटा। देखो इस प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे लिखेंगे बेटा, इस पूरे प्रोसेस में, तो यहाँ पे ग्रेविटी है बेटा, तो ग्रेविटी का वर्क डन हम क्या लिखेंगे बेटा, एम जी एच प्लस टी, तो एच प्लस टी। ठीक है बेटा, अब स्प्रिंग इनिशियली क्या थी, अनकंप्रेस थी, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन क्या लिखेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बेटा, कंजर्वेटिव होता है, तो स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बेटा, जीरो, और फाइनल क्या है, माइनस हाफ के डी स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, तो नेट वर्क डन हो जाएगा बेटा एम जी एच प्लस टी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है बेटा, और हम इसको लिख देते हैं, ये आंसर है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं हम लोग। A mass of 0.5 kg moving with a speed of 1.5 meters per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of force constant k equal to 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be। बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन कब होगा, स्मूथ सरफेस है, कहीं पे भी बेटा कोई हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा मैक्सिमम कंप्रेशन कब होता है, जब स्प्रिंग बिल्कुल, जब ब्लॉक बिल्कुल रुक जाए। ठीक है, तो हम कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं मस्त चिल होके। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हम सीधे लिखते हैं बेटा पहले हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब ये सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, तो बेटा स्प्रिंग के पास कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेटा एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, m बाय के, एक मिनट, x हो जाएगा हमारे पास m बाय के वी स्क्वायर, इसका रूट, तो आ जाएगा रूट m बाय के इंटू वी। तो x आ जाएगा हमारे पास रूट m बाय के इंटू वी। ठीक है, अब रूट m बाय के, अब एक एक करके चीजें पुट करते हैं बेटा। m कितना है हमारे पास 0.5, ओके, व्हाट इज k 50, व्हाट इज v 1.5, ओके, सॉल्व करते हैं इसको बेटा। 10 5
100 1/10 इंटू 1.5, तो आंसर आएगा बेटा 0.15। सब चीजें हमें स्टैंडर्ड ली थी तो बेटा मीटर में, ठीक है, तो आंसर होगा 0.15 मीटर। आगे चलते बेटा नेक्स्ट। देखो बेटा, बॉडी ऑफ मास 1 kg is thrown upwards with a velocity of 20 meters per second. Okay, it momentarily stops, comes to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? अब यार एयर फ्रिक्शन की वजह से ये क्या हो गई, पहले तो थोड़ा सोचते हैं बेटा, फ्रिक्शन है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो वो कह रहा है कि 18 मीटर की हाइट तक। पहले तो मैं तुम लोगों को समझाता हूं बेटा कि कितनी हाइट तक जाना चाहिए था और क्यों नहीं गया, ठीक है, देखते हैं बेटा। अगर हम किसी भी पार्टिकल को किसी यू स्पीड से फेंकते हैं, ठीक है, तो वो एच हाइट तक जाता है, जिस उस एच हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एच हो जाता है हमारा यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। काइनेमेटिक्स में पढ़ा है हमने, u कितना है बेटा, u है हमारा 20 इंटू 20/20, 2 इंटू 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20। तो इसको 20 मीटर की हाइट तक जाना चाहिए था। तो मैंने एक किसी चीज को फेंका बेटा, एक बॉल को फेंका, तो जब वैक्यूम है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको 20 मीटर की हाइट तक जाना चाहिए था, बट वो गया कितनी हाइट तक बेटा, 18 मीटर। तो इसमें बेटा क्या हुआ होगा, फ्रिक्शन ने कोई वर्क डन किया होगा, ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस है। अब एनर्जी का, फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया होगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो नेगेटिव वर्क डन किया है कुछ, ठीक है, और वो नेगेटिव वर्क डन जो है उतना ही एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो अब जब भी फ्रिक्शन वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, हमें ध्यान रखना है, हमें वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। अब हम स्यूडो हटा देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव है वो रखे रहने देते हैं। तो बेटा इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, और देखो कंजर्वेटिव है यहाँ पे ग्रेविटी, ठीक है, एक एक करके इसका वर्क निकालते हैं। अब हमने इसको कहाँ फेंका बेटा, हमने फेंका ऊपर की तरफ गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है 18 मीटर, और ग्रेविटी कितनी लग रही है बेटा, नीचे की तरफ 10, ठीक है। अब हमने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है 180 का एंगल है, तो -180, ठीक है, जूल माइनस mgh बेसिकली, ठीक है, ये हो गया -180। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन निकालना है बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m, m is 1 basically, let me write it as 1 into इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा, 400/2 200 जूल। फाइनली तो रुक गया बेटा वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी बेटा 200, ठीक है। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा -200 प्लस 180, यानी कि 20 जूल आ जाएगा माइनस में, ये वर्क डन है बेटा। और अगर हम लॉस इन एनर्जी लिखे, एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, वो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास 20 जूल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमने अच्छे से वर्क एनर्जी थ्योरम को इस्तेमाल किया बेटा। आगे चलते हैं, अब पावर के कुछ क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है, पावर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बोला बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। ओके, एक बॉडी जो है वो मूव करने लगी, पहले रेस्ट पे थी, बिगिंस करिए, ठीक है, मास दी है 1 kg, और फोर्स हमें कितना दिया है 2t i कैप plus 3t square j cap. Okay, where I cap and j cap are unit vector along x and y, but power will be developed by force at time t. अब हमें पावर बतानी है बेटा किसी टाइम t पे, ठीक है बेटा। इंस्टेंटेनियस पावर हमें पता है क्या होती है, P इंस्टेंटेनियस, हमने क्या लिखा था बेटा, F वेक्टर डॉट V वेक्टर, याद है। अच्छा पहले V वेक्टर निकालते हैं बेटा, देखो F से हम A निकाल सकते हैं, F/m, हमें पता है मास 1 kg है, तो ए बी क्या आएगा 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जी कैप। ए बी आ गया, ए को क्या लिख सकते हैं बेटा dv/dt इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जी कैप, सही है। अब हम अगर बोले कि dv वेक्टर 2t
डी टी आई कैप प्लस 3t स्क्वायर डी टी जे कैप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आईबीएस कर देते, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, बिगिंस वर्ड लिखा हुआ है, और किसी इंस्टेंट पे मान लो वेलोसिटी उसकी v थी, ठीक है, और ये 0 टू टी 0 टू टी, तो v आ जाएगा बेटा हमारे पास, ठीक है, और ये हो जाएगा v वेक्टर और 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t³ बाय 3, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2 से 2 कटा, 3 से 3, तो v वेक्टर, इसको मैं आई कैप लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे जे कैप लिख देता हूँ, तो हमारे पास v वेक्टर आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस t³ जे कैप, ठीक है। तो v वेक्टर आ गया टी स्क्वायर आई कैप प्लस t³ जे कैप, सही है, ये हमारे पास v वेक्टर आ गया। और क्या आ गया बेटा हमारे पास, एक्स फोर्स हमें पता ही है, v ही तो चाहिए था, फोर्स क्या है हमारे पास 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। बेटा हमें इंस्टेंटेनियस पावर बतानी है बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगी एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है, तो हो जाएगी 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट प्रोडक्ट, तो बेटा डॉट t स्क्वायर आई कैप प्लस t³ जे कैप, तो बेटा ये हो जाएगा 2t स्क्वायर और t 2t³ प्लस 3t2 और 3, तो t पावर 5, ये हमारी पावर हो जाएगी बेटा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर आ गई हमारे पास, देख लेते हैं आंसर है 2t³ प्लस 3t पावर 5, 2t³ प्लस 3t पावर 5, बी आंसर है बेटा हमारे पास, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाय मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k वॉट्स, ठीक है, एक मशीन है वो कांस्टेंट पावर दे रही है बेटा, ठीक है, कांस्टेंट पावर, ठीक है, और कितनी दी है बेटा कांस्टेंट पावर k, ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टाइम t, तो कह रहा है पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो हमें फोर्स बताना है, ओके। अब बेटा फोर्स कैसे निकाले, देखते हैं। देखो पावर क्या होती है बेटा, पावर होती है dk बाई dt, ठीक है, तो अगर हम लिखे बेटा dk p dt, अब ये हमें p कितना दिया बेटा, छोटा k दिया है, छोटा k लिख लेते हैं ना, dk, आईबीएस कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, k छोटा k इंटू टी, और डी को क्या लिखेंगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख देते हैं बेटा हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल तो जीरो है, एस से शुरू हुआ था, और ये हो जाएगा के टी के बराबर, ठीक है, के टी। अब यहां से बेटा v निकाल लेते हैं हम लोग, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये k लिख देता हूं छोटे वाला जो दिया था क्वेश्चन में, v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास के टी 2 बाय एम, v आ जाएगा √2km और √t, सही है। अब बेटा हमें तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स तो हम एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं, dv बाई dt करा, हमने लिखा यार dv बाई dt, ए हैगा साडा कांस्टेंट, एनु लेंदे बार m, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1/2√t, ठीक है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1/√t का हो जाएगा 1/2√t, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ वी वांट टू फाइंड फोर्स, फोर्स इज m इनटू a, m को a नाल मल्टीप्लाई करना है, m √2k बाय m 1/2√t, ठीक है। अब बेटा देखते हैं इसको, इसने इसको काट दिया तो आधा बच गया, ठीक है, √2, ओके, 2 नहीं करते, हम ऐसे करते हैं बेटा, इस √2 ने इस √2 को काट दिया, √2 बचा नीचे, और इस m ने इस m को काटा, √m बचा ऊपर, तो √m(k) बाय 2 1/√t, ठीक है, √m(k) बाय 2 t पावर -1/2, लेट मी सी द आंसर, ओके, दिस इज द आंसर, इज द, ठीक है बेटा, सी आंसर है हमारा। चलो आगे चलते हैं बेटा, ए कार ऑफ मास m starts from rest and accelerates so that the instantaneous power delivered to the car has a constant magnitude p naught,
बेटा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दिया है इसमें भी, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ कार इज प्रोपोर्शनल टू, ओके अभी करा है बेटा हमने क्वेश्चन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल आई थी पीछे वाले क्वेश्चन में, टी की पावर 1/2 के, तो इसमें कहीं टी की पावर 1/2 है, ये रहा बेटा, ये हमारा आंसर है, टी पावर 1/2, खत्म कहानी, पीछे वाले क्वेश्चन से ही हो गया, पीओ पानी बेटा। इफ एफ वेक्टर एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू, एफ वेक्टर दिया है, वी वेक्टर दिया है, देन इंस्टेंटेनियस पावर, यार क्या क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाए और मजा ही मजा, वाह भाई मजा ही मजा, ठीक है। अब 60 और 2 120, 15 इंटू 4 -60, -3 इंटू 5 तो -15, खत्म कहानी, पियो पानी। 60 -15 यूनिट हो जाएगी बेटा 45 वॉट, यूनिट हो जाएगी वॉट, ठीक है, वॉट लग गई बेटा, मजा आ गया, क्लियर है बेटा। आगे चले, अब बेटा हम सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं। सेकंड पार्ट वाला जो है हमारा कोलिजन के क्वेश्चंस है। कोलिजन में हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं और क्या क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कोलिजन करते हैं हम लोग। देखो बेटा कोलिजन के जो होते हैं अपने 3 टाइप होते हैं, ठीक है। कोलिजन जो है, पहले हम हेड ऑन कोलिजन पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। उसमें हम कोलिजन को भी हम 3 टाइप में वैसे डिवाइड करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें ई जो होता है वो 0 होता है, इलास्टिक कोलिजन जिसमें ई की वैल्यू 0 से 1 होती है, और इलास्टिक कोलिजन होता है बेटा जिसमें ई की वैल्यू 1 होती है। ई हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्टैंडर्ड, ई क्या होता है बेटा, जैसे हमने क्या किया, एक हेड ऑन कोलिजन का मैंने डायग्राम बनाया, दिस इज द सिचुएशन बिफोर कोलिजन, ठीक है बेटा, एंड दिस इज द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हमारी सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन। तो बेटा हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन वन डायमेंशन कोलिजन। अब ये m1 है, u1 से जा रहा है, m2 जा रहा है u2 से, ये टकराया बेटा, टकराते टाइम क्या होगा कि इसने इस पे नॉर्मल लगाया होगा और इसने इस पे नॉर्मल लगाया होगा। अब नॉर्मल नॉर्मल लगे, एक की वेलोसिटी बढ़ गई, एक की कम हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 और ये हो गई v2। अब बेटा डिपेंडिंग ऑन द कोलिजन, किस तरीके का कोलिजन है इसमें, उसके हिसाब से जो वेलोसिटीज होगी वो हमारी आएगी। जो न्यूटन सर थे उन्होंने मटेरियल का मान लो एनालिसिस किया था, हम ऐसे कह सकते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक जो है हमने निकाला था। अब किसी भी टाइप का कोलिजन हो बेटा, जो फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस, तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। तो हमेशा चाहे इलास्टिक हो, चाहे इनइलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, कभी कभी इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक भी लिखा होता है, तो सेम ही बात है, हमें ध्यान रखना है, मोमेंटम जो होगा बेटा कंजर्व होगा। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, पहली चीज। बेटा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी v2 माइनस v1, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी u1 माइनस u2, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। अगर इलास्टिक कोलिजन है या परफेक्टली इलास्टिक भी बोलते हैं तो e 0 है, और इस तरीके के कोलिजन में कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। इन परफेक्टली इलास्टिक या फिर खाली इलास्टिक भी लिखा हो तो उसमें जो बेटा E की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और उसमें कोई भी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा इसमें एक स्पेशल केस होता है, अगर सेम मास हो और उनका इलास्टिक कोलिजन हो, जैसे एक 2 kg का मास है, ये भी 2 kg का मास है, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बेटा जब ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, तो सेम मास के केस में इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, जैसे अक्षय कुमार वाला लॉ लग जाएगा। तो बेटा ये 10 kg है, 50 मीटर्स पर सेकंड, ये 20 मीटर्स पर सेकंड, ये इससे टकराया बेटा, टकराने के बाद एक्सचेंज हो गई वेलोसिटीज, ठीक है, इसकी 20 हो गई, इसकी 50 हो गई। ये एक स्पेशल केस है, हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी तो मोमेंटम कंजर्व करना है, ई का हमें पता है, ठीक है, उससे हम निकाल लेंगे। इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हमें याद रखना है कि बॉडीज चिपक जाती है, बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो बेटा क्या होगा, जब भी दो बॉडीज के बीच में इनइलास्टिक कोलिजन होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू लेते हैं हम लोग 0, या लिख भी देते हैं बेटा, इनइलास्टिक कोलिजन में, परफेक्टली इनइलास्टिक बोल रहा हूं मैं, ई की वैल्यू होती है 0, तो बॉडी स्टिक कर जाती है आफ्टर कोलिजन। देखो बेटा ये जा रहा है मास m1 u1 स्पीड से, ये m2 v2 स्पीड से, ठीक है, v2 नहीं है बेटा, ये u2 है, ठीक है, u2 स्पीड से जा रहा है,
ठीक है। अब बेटा इनिशियल मोमेंट था m1 u1 m2 u2, अब फाइनली ये दोनों चिपक जाएंगे। चिपकना मतलब कि दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, और स्पीड सेम हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो चिपक गए हैं, ठीक है। और फाइनली क्या होगा बेटा, m1 प्लस m2 इनका कंबाइंड मास हो जाएगा और v इनकी कंबाइंड स्पीड हो जाएगी। तो हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे, किसी भी तरीके का कोलिजन हो, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब एक ही बात है, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, सब के अंदर क्या होता है बेटा, तीनों तरीके के कोलिजन्स में क्या होता है, हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो हमने क्या करा बेटा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। तो v यहां से हम लिख सकते हैं बेटा m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, देखो E0 होता है किसमें, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। कोलिजन में ध्यान रखना है बेटा। और इनइलास्टिक कोलिजन जो है, देखो बेटा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में होता है, ठीक है। और कितना होगा मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी टेक्स प्लेस, तो ये हो जाएगा बेटा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ म्यू लिख देते हैं बेटा, और v रिलेटिव का स्क्वायर। इसको भी हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा हम लोग, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, कैसा भी कोलिजन हो, वन डायमेंशन का हो, टू डायमेंशन, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता ही होता है। बट बेटा मैंने एक टू डायमेंशन का एक स्पेशल केस लिया है, जनरल केस लिया, स्पेशल केस, जिसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉडीज का जो मास है वो सेम है, जो हमारी बॉडीज है ना उसका मास सेम है। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा जाता है, और ये पूछा गया है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है, जब तक ये कोलिजन है। कोलिजन फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। अब बेटा एक एम मास की बॉडी है, ये रेस्ट पे पड़ी है, ये एम मास की बॉडी जा रही है यू से। अब बेटा क्या होगा, दोनों ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमेशा क्या आता है बेटा, 90 माइनस थीटा। यानी कि इन दोनों एंगल्स, जब भी दो बॉडी, एक रेस्ट पे है और एक बॉडी आ रही है यू स्पीड से और टकराती है, ऑब्लिक कोलिजन होता है, तो दोनों बॉडी एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा, है ना। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये तो ध्यान रखना, हर कोलिजन में मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। A body A of mass 4m is moving with speed u collides with another body of mass 2m at rest. Okay, ये बेटा एक बॉडी है, ठीक है, 4m मास की, ठीक। अब ये दूसरी बॉडी जो है उससे टकराई, यूस, ये दूसरी बॉडी है, 2m रेस्ट पे है बेटा, ठीक है। तो u1 हो गया हमारा u2 हो गया हमारा 0, ठीक है। और ये कैसा कोलिजन है बेटा, ये हमें बोला है कि कोलिजन है हमारा हेड ऑन इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है बेटा, ई की वैल्यू हो जाती है 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हमने बोला, ऐसा मान लिया कि हमने आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2, मान लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स हमें सही कर देगी अगर हमने कुछ गलत भी माना होगा। तो बेटा पहली इक्वेशन कहां से आएगी, मोमेंटम कंजर्व करना बेटा हमें, 4mu इज इक्वल टू 4mv1 प्लस 2mv2, ठीक है बेटा। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, 2m से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब बेटा दो वेरिएबल है तो एक से तो काम चलेगा नहीं, अब मुझे क्या करना है बेटा, मैं काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकता हूँ और मैं रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट भी यूज कर सकता हूँ, मगर रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट से मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है, ठीक है बेटा। हम E लिखेंगे v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ध्यान रखना बेटा ये सारी वेलोसिटी अलोंग द कॉमन नॉर्मल ली जाती है, ठीक है। अब बेटा E की वैल्यू क्या है, 1 है, v2 कितना है बेटा, v2 इज v2 माइनस v1, u1 कितना है बेटा, u1 इज u, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चों मेरी, फर्स्ट इक्वेशन थी मेरे पास 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2u, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से मैं सेकंड को माइनस कर देता हूं, ठीक है। 2v1 प्लस v2 माइनस v2 प्लस v1 इज इक्वल टू u, ठीक है, ये कटा और 3v1 आ गया मेरे पास u।
v1 क्या आ गया बेटा हमारे पास u/3। देखो v1 ही चाहता था मैं, मेरे को क्या बताना है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। ठीक है, अब बेटा कैसे लिखूंगा मैं, जो ए वाली बॉडी थी उसको मैं पकड़ता हूँ बेटा, उसकी वेलोसिटी क्या थी बेटा 4m, उसका मास था 4m और इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बेटा हाफ 4m u स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 4m की u/3, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 4m u/3 का होल स्क्वायर। तो कितनी एनर्जी इसने लॉस कर दी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, ये लॉस हो गया, डिवाइडेड बाय इनिशियल, इसका फ्रैक्शन बताना है हमें। तो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1/2 4m u स्क्वायर माइनस 1/2 4m u स्क्वायर बाय 9। ठीक है बेटा, u स्क्वायर बाय 9 अच्छे से लिखते हैं साफ सुथरा, 4m u स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय 1/2 4m u स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें जो जो कट रहा है उसको उड़ा देते हैं, 4m u स्क्वायर कट गया, 4m u स्क्वायर कट गया, इधर से 4m u स्क्वायर कट गया, बाय 2 भी कट गया, 1 माइनस 1/9, तो आंसर आ जाएगा बेटा 8/9। तो कितना फ्रैक्शन लॉस कर दिया बेटा उसने 8/9। ठीक है, देखते 8/9 ऑप्शन में बिल्कुल दिया हुआ बेटा, सी आंसर है। चलते आगे, A moving block having a mass m collides with another stationary block having mass 4m। ओके, एक मूविंग ब्लॉक है, मास m, ठीक है, ये 4m है। ठीक है, और ये इससे कोलाइड करेगा, मूविंग ब्लॉक ये मूव कर रहा है बेटा। ठीक है, 4m वाला जो है वो रेस्ट पे है स्टार्टिंग में। ओके, the lighter block comes to rest after the collision when the initial velocity of lighter block is v। ओके, इसकी वेलोसिटी v है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ बेटा, उसने बोला कि आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, ये बिफोर कोलिजन है bc एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन, और ये रेस्ट पे आ गया 0। अब m मास है, अब ये जो है हमारा 4m वाला ये मूव करने लग गया मान लो v से। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग v से मूव कर रहा है। अब हम पहले तो बेटा कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व करते हैं, सही है। हमने बोला mv इज इक्वल टू 4mv। ठीक है, 4m, इसको v1 बोल देता हूं मैं। ठीक है बेटा, v1 क्या आ जाएगा हमारे पास, v/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना बेटा, हमें बताना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। e क्या होता है बेटा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ठीक है, और v2 कितना है हमारे पास, v2 दिया हुआ है हमारे पास, यानी v1 दिस इज बेसिकली v2, v/4 फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन सेकंड। ठीक है बेटा, तो v2 हमारा v/4 माइनस 0, u1 कितना दिया बेटा, ये v माइनस 0। ठीक है, v माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा v/4v, v ने v को मार दिया 1/4, यानी आंसर आएगा 0.25। ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। आगे चलते हैं बेटा, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक मास m मूविंग एट ए स्पीड v collides elastically with another block of same mass which is initially at rest। okay, after collision the first block moves at an angle theta to its initial direction and has a speed v/3, the second block speed after the collision is। okay बेटा, ध्यान से समझते हैं, एक एक लाइन को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा 2D कोलिजन का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक मास m मूविंग विथ स्पीड v। ओके, ये एक m मास का ब्लॉक है, कितनी स्पीड से जा रहा है बेटा, v से, किसी और ब्लॉक से टकराता है। ठीक है, और ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, जैसा केस हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, और आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज ए स्पीड v/3। अब बेटा कोलिजन के बाद ये फर्स्ट ब्लॉक क्या है बेटा, इस पे जा रहा है इनिशियल डायरेक्शन के थीटा पे। दूसरा कहाँ जाएगा बेटा, ये v/3 से जा रहा है, दूसरा वाला हमें पता है कुछ इधर जाएगा, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, स्टैंडर्ड केस है। ठीक है, अब हमें बताना है कि सेकेंड वाले ब्लॉक की स्पीड बतानी है बेटा। तो सेकेंड वाले ब्लॉक की स्पीड कैसे बताएगी, देखते हैं बेटा। देखो ध्यान से देखते हैं, अगर हम बोले कि इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी तो बेटा कंजर्व ही रहेगी, तो हम बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से हम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल कितनी है बेटा, हाफ m
v/3 का होल स्क्वायर, और जो उसकी हमें निकालनी है स्पीड v डैश मान लेते हैं उसकी, ठीक है। अब हम स्क्वायर लगा देते हैं बेटा यहाँ पे, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mv स्क्वायर बाय 9 इंटू 2 18, ये आ जाएगा हाफ एम वी डैश स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखते करके 18 9 माइनस 1 एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा आ जाएगा 8/18 वी स्क्वायर, 8/18 वी स्क्वायर, ठीक है। m कट जाएगा हमारा इंटू 2 वी डैश स्क्वायर, तो बेटा हमारा आ जाएगा वी डैश आ जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 8/9 वी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√2/3 वी, 2√2/3 वी, 2√2/3 वी, ये आंसर है बेटा सी। क्या हम इसे किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे बेटा? देखना मोमेंटम कंजर्व करके क्या आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये तो 90 माइनस थीटा होगा, ट्राई करना आंसर आएगा कि नहीं, ठीक है। Two particle of masses m1 and m2 move with initial velocity u1 and u2. Okay. On collision, one of the particle get excited to higher level after absorbing energy E. ठीक है. If final velocities of particle will be v1 and v2, then must have, we must have. ठीक है बेटा. देखो तो इनिशियल एनर्जी में से अब जो उसने एक्साइटेशन हुई उसके अंदर कोलिजन के बाद, ठीक है, वो कैसे हुई बेटा? जो उसकी इनिशियल एनर्जी था, बाहर से तो किसी ने एनर्जी दी नहीं, वही तो ली उसने। तो जो इनिशियल एनर्जी थी, जो फाइनल एनर्जी है, उसमें ई ऐड कर देते हैं। ये फाइनल बची, ये एक्साइटेशन में यूज हुई। हम एक बार लिख के देखते हैं बेटा, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस ई। तो देखते हैं बेटा कोई ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ई बस इधर लिखा हुआ है, हो गया आंसर। कोई और तो नहीं हो रहा मैच बेटा, देख लेते हैं। नहीं, सेकंड में माइनस ई है या प्लस, ठीक है, था सी भी रहने देते हैं, एम का स्क्वायर कर रखा है, गलत कर रखा है, ठीक है, और डी भी जो है वो सेकंड जैसा ही, तो एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ठीक है। देखो बेटा, टू स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली कोलाइड, A is initially at rest and B is moving with velocity v along x axis, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं बेटा, A and B of masses m1 and m2, A is rest and B is moving, ये B है बेटा, m2 मास है, v स्पीड से जा रहा है x एक्सिस की तरफ, और A जो है रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, आफ्टर B हैज ए वेलोसिटी, अब बेटा ये कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, A रेस्ट पे है, सही है, इसका मास है m1, कोलिजन हुआ बेटा, ठीक है। अब कोलिजन हुआ तो ये बोल रहा है कि B जो है v/2 डायरेक्शन में जा रहा है परपेंडिकुलरली इनिशियल डायरेक्शन के, तो बेटा B जो जा रहा है हमारा m2 मास का ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, कुछ वेलोसिटी v/2, स्पीड दी हुई है इसकी v/2 से, डायरेक्शन हमें पता ही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है A किस तरफ जाएगा, अब हमें तो नहीं पता बेटा किस तरफ जाएगा, तो हमने ऐसा मान लिया कि किसी एंगल थीटा पे जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लिया हमने v। चलो मोमेंटम कंजर्व करते हैं बेटा, सबसे पहले हमने बोला यार मोमेंटम कंजर्व करते हैं, m2 v i कैप, ठीक है, और ये क्या होगा बेटा m2 v/2 j कैप प्लस इसकी डायरेक्शन कोई v वेक्टर, मुझे नहीं पता बेटा क्या डायरेक्शन, ठीक है, मैंने ऐसे v वेक्टर बोल दिया, ठीक है, प्लस m1 v वेक्टर। मोमेंटम तो कंजर्व है बेटा, कौन सी डायरेक्शन में होगा नहीं पता, मतलब डायरेक्शन क्या होगी वो नहीं पता, v वेक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने बेटा। अब मैं क्या लिखूंगा, m1 v वेक्टर इज इक्वल टू m2 v i कैप माइनस m2 v/2 j कैप, ठीक है, ये हो जाएगा। अब v वेक्टर क्या होगा बेटा, m2 बाय m1 v i कैप माइनस m2 v/2 m1 j कैप, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखते हैं, हम अगर यहाँ पे एंगल निकाले 10 थीटा निकाले, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस m2v बाय 2m1 डिवाइडेड बाय m2v बाय m1, तो ये कट गया बेटा, -1/2 आ गया। किस एंगल पे जाएगा बेटा ये जाएगा tan इनवर्स -1/2, ऑप्शन में दिया बेटा, ये रहा x एक्सिस के साथ, बिल्कुल सही आंसर है। चले आगे बेटा,
A mass m moving horizontally along x-axis with velocity v collides and sticks to a mass of 3m moving vertically upward. Okay, with velocity 2v. The final velocity of the combination किस डायरेक्शन में होगी? ठीक है, देखते हैं बेटा। देखो, मैं मोमेंटम कंजर्व कर रहा था बेटा। m जा रहा था हॉरिजॉन्टली किस वेलोसिटी से? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? mv आई क्या? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और दूसरे वाले का मोमेंटम क्या होगा बेटा? 3m इंटू 2v जे कैप। फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 2, 3 और 1 4। ठीक है, 4 m स्टिक हो गया वी वेक्टर। हमें नहीं पता क्या डायरेक्शन है, बट हमने कहा है चलो यार डायरेक्शन हमने कहा वी वेक्टर मान लेते हैं, फिजिक्स हमें अपने आप ठीक कर देगी। तो बेटा वी वेक्टर क्या हो जाएगा? m से m कट गया तो ये हो जाएगा m कटा, ठीक है, वी आई कैप बाय 4 प्लस 6v/4 जे कैप। तो दो सॉरी 3/2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा v/4 आई कैप। ठीक है, v/4 आई कैप प्लस 3v/2 जे कैप, ये हमारा आंसर है बेटा। तो आंसर हो जाएगा हमारा दिस वन। ठीक है बेटा, तो आई होप बेटा आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा जो वीडियो सीरीज है ये आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे से जुड़े। कोई भी दिक्कत होती है तो जय फिजिक्स जय वीएमसी।